कि आपको जिंदा शहीद क्यों कहा जाता है? जब 14 बार बम्बों से हमले हुए, गोलियों और बम्बों से, अपने सामने जवानों के सिर उड़ते हुए देखे, बहनों के सुहाग उजड़ते देखे, बच्चे यतीम होते देखे, खून की नदियां बहती देखी, अगर उसमें मैं बच गया, मैं तो नहीं अपने आप को शहीद कह सकता। हजारों बार मर के जन्म ले लूँ, मैं शहीद नहीं कह सकता। पर लोग कहते हैं, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी ने कहा था, और मैं तो बोनस की ज़िंदगी पे हूँ, हजारों बार मर के फिर मैंने जन्म लिया है, तो आज भी जो मेरा जीवन है बचा हुआ, ये आपके लिए है, राष्ट्र के लिए है। आपके ऊपर एक मूवी बन रहा है अभी, जिसका टाइटल है जिंदा शहीद। स्टूडियो ने ली है, और मूवी का जो मेन मकसद होगा, जो समाज को, दुनिया को, राष्ट्र के लोगों को अभी तक पता नहीं कि पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है। एक टेररिज्म होता है बम्बो गोलियों का। मेरे अगर दोबारा बम गोलियां चले, मुझे कहे तुम्हें राजनीतिक आतंकवाद से मरना मंजूर है या बम्बो गोलियों से, तो मैं फक्र से कहता हूँ और सुबह उठ के प्रार्थना भी करता हूँ भगवान से, भगवान कभी भी मुझे मौत देना, बम्बों और गोलियों से बहनों के सुहागों की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए देना। मुझे राजनीतिक आतंकवाद से मौत, राजनीतिक आतंकवाद की जो मौत होती है, और ऐसे रास्ते में जानवर किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है, ऐसे हो जाती है। बम्बों और गोलियों की मौत जो होती है, वो राष्ट्र के लिए होती, उनके चरणों में होती। आपके ऊपर 14 अटैक हो चुके हैं, 3 बॉम्ब अटैक थे, जिसमें आपका पूरा शरीर जो है उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस हो चुके हैं, लोहे है आपके शरीर में, और आपका फिटनेस मेरे से भी ज़्यादा है। सो कहाँ से लाते हो आप इतना फिटनेस और ये हिम्मत कहाँ से लाते हो? अभी भी मैं देख रहा था, मेरे के पिता समान मेरे भाई, मेरी बहनें मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। ये मुझे मिले या ना मिले, हम कितने भी दूर हैं, अगर मेरे बारे में कुछ समझते हैं तो दूर से ही मुझे दुआएं मिलती हैं। ये भगवान की कृपा है। हम तो चलते फिरते बोनस की ज़िंदगी के एक इंसान हैं। जो कुछ भी है भगवान का है। अगर मेरे शरीर में लोहा है, मुझे दर्दें होती हैं, पर दर्दें फूलों की तरह लगती हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये मातृभूमि की रक्षा करते हुए शरीर पे बम चले थे। मैंने कोई एहसान नहीं किया था, मैंने कोई कुर्बानी नहीं की थी, मैंने तो कर्तव्य पूरा किया था। वो कर्तव्य जो पूरा करता हूँ, उसके लिए मुझे बम गोलियों की दर्दें भी फूलों की तरह लगते हैं। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं। और एक कुर्बानी जो आपने दी है कि आपके ये सब अटैक्स आपके ऊपर होते हैं, उसके वजह से आपको आपके बच्चे जो है उनको आपको इंडिया के बाहर भेज देना पड़ा, तो ये कुर्बानी आपको कैसे फील होती है? जो कितना पेन होता है इसमें? हमारे जवान जब मौत का कफन बांध के घर से निकलते हैं, जब अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को देखता है, जवान को ये पता होता है कि मैं मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत की पूरे रक्षा के लिए जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। पर बच्चों को, पत्नी को, माँ बाप को ये पता होता है कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा पापा जरूर आएगा, पर 15 दिन के अंदर अंदर सरहदों पे सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। और खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में बॉडी आती है। तब जब जवान इतनी बड़ी कुर्बानी, शहादत दे सकता है, तो हम क्यों नहीं दे सकते? बच्चे तो कुछ भी नहीं, परिवार तो कुछ नहीं, सबसे बड़ी मातृभूमि, प्रथम राष्ट्र, उसके लिए तो अपना जब जीवन ही दे दिया। बच्चे और माँ बाप, ये परिवार तो कुछ नहीं, अब तो मातृभूमि के लिए जन्म दिया और उसके लिए जाना है। इसलिए इस चीज़ का हमें कोई नेशनल सिक्योरिटी आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है बेटा जी? आपका जो अनुभव रहा है 30, 35, 40 साल का, तो उसमें आपने क्या देखा है कि पहले नेशनल सिक्योरिटी कैसा था और अब नेशनल सिक्योरिटी कैसा है? एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है
यहाँ हम आए या कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए, को कांग्रेस को बीजेपी, जिंदगी का बहुत अनुभव रहा है और उस कांग्रेस पार्टी से 7 साल की उम्र में जुड़ा हूँ। जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के उस लाल खून पे मैंने शपथ ली थी कि इन्होंने आज़ादी लेकर के दी, हमें जनरल डायर की गोलियां सीने पे खा करके कभी मौका मिला इस आज़ादी की रक्षा करेंगे। वक्त गुजरा, लड़ते रहे, बहनों के सुहागों की रक्षा करते हुए। उस वक्त जब किसी माँ को ये नहीं पता होता था मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी शाम को वापस आएगी या नहीं आएगी, किसी गोलियों बम्बों का शिकार हो जाएगी, वो आतंकवाद का जमाना देखा और पीवी नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने उसको ठीक किया। पर मुझे फख्र है इस गुजरात की धरती के ऊपर, मुझे फख्र है आप लोगों के ऊपर। होंगे नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के, होंगे अमित शाह जी बीजेपी के, मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं कभी मिला नहीं। फख्र है आपके ऊपर, फख्र है उनके ऊपर। 70 साल की कैंसर की बीमारी को जड़ से उखाड़ करके हिंदुस्तान को नया भारत बनाया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 370 धारा हटने के बाद क्या कोई जवान शहीद हुआ? हाँ, शहादतें हुई है, 5, 4, 6 नहीं होनी चाहिए, पर मुझे बताइए कभी 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, दिवाली के दिनों में दिल्ली के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर जगह जगह पे बम ब्लास्ट होते थे, बहनों के सुहाग उजड़ जाते, बच्चे यतीम हो जाते, खून की नदियां बह जाती। आज पाकिस्तान को पता चल चुका है, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना के बाद एक गोली पाकिस्तान चलाएगा, यहाँ से 100 चलेगी। आज वो भारत बन चुका है। ये राष्ट्र सुरक्षा को लेकर के आज भारत एक अलग भारत है और दुनिया में भारत निर्माण बन रहा है। और मेरा सलूट है उनको, नरेंद्र मोदी जी को। आपके व्यापार के कई तकलीफें होंगी, इकोनॉमिकली कई तकलीफें होंगी, मैं मानता हूं, पर प्रथम राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो आने वाला भारत इकोनॉमिकली भी बहुत आगे बढ़ेगा। पहले भारत को हमें सुरक्षित करना है और वो हो चुका है, आपके सामने है। अगर मेरे से कोई सवाल पूछना चाहता है इस देश की सुरक्षा के बारे में, और मैं उसका ठोक के सबके सामने जवाब दूंगा कि हमारा राष्ट्र आज कितना सुरक्षित है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये घर में भी घुसेगा और घर में घुस के मारेगा? एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपको कह दें कि जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए थे तो हमने भी विरोध किया। जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी नवाज शरीफ आए, हमने भी विरोध किया था। पर उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान शांति चाहता है, महात्मा गांधी जी का भी देश है, वो शांति चाहते थे। पर पाकिस्तान में अगर वो गए, शायद आपको पता नहीं होगा, मौत का कफन बांध के गए थे। वो आतंकवादियों का देश है, उनको किसी के ऊपर तरस नहीं आता है, वो कुछ भी कर सकते थे। पर दुनिया को बताया, मौत का कफन बांध करके आपके लिए, राष्ट्र के लिए खतरा लेके गए। पर जब वापस आए, हमें ये पता था पाकिस्तान कोई हरकत ऐसी जरूर करेगा, वो की दीनानगर और पठानकोट की घटना की। आपने देखा कि उसका गोली का जवाब आज तक पूरा जारी है। आज पाकिस्तान को ये पता चल चुका है कि एक भी अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो ऑक्युपाई कश्मीर तो हम अब लेके ही रहेंगे। 370 धारा तो हट चुकी, अब तो ऑक्युपाई कश्मीर लेनी है हमने। मैं नहीं कहता जंग, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर सड़क पे जाते हुए किसी बहन का सुहाग उजड़े, को बच्चा यतीम हो या यहाँ की खून की नदियां बहे। पर अगर आज पाकिस्तान को ये नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है, ये वो भारत नहीं है, ये आज का भारत है। और आज का भारत की तरफ चाइना हो, पाकिस्तान हो, अगर बुरी निगाह से देखता है तो मेरी बात स्पष्ट है, जो कहता हूं भगवान की कृपा से वो होता है। 370 धारा का एक दिन पहले कहा था हुआ,
सर्जिकल ऑपरेशन हुए। आज मैं कह के जा रहा हूं, जिस दिन पाकिस्तान कोई खतरनाक हरकत करेगा उसके 15 या 20 दिन, 1 महीने के बाद ऑक्यूपाई कश्मीर हमारे पास होगा। लिख लीजिए, टाइम को नोट कर लीजिए, ये आज का हिंदुस्तान है, ये मुझे यकीन है। लेकिन इसमें बेटा जी पाकिस्तान है और उसके पास में पावर्स भी बहुत है, तो इसके बारे में आपका क्या? देखो, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लोग कहेंगे मैं नरेंद्र मोदी जी की चर्चा कर रहा हूं। अब मेरा मिशन ही एक टेररिज्म के खिलाफ है, तो मेरे मिशन ही अगर पूरे, मेरे बचपन के सपने ही वो पूरे कर रहे हैं, तो मैं तो उनकी चर्चा करूंगा। आपके अलग अलग इशू होंगे, मैं तो चर्चा करूंगा। अगर नहीं करूंगा तो मैं आपके साथ, राष्ट्र के साथ धोखा करूंगा। मैं फिर कहूँगा, आप चाइना के साथ पहले के संबंध और आज के संबंध देख लीजिए। गुजरात की धरती पे आए थे चाइना के राष्ट्रपति, और आज देखो ये पूरी दुनिया है, हर किसी के किसी न किसी के साथ संबंध होते हैं। आप भी कहते थे, मैं भी कहता था कि जब से प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी जी, वो दुनिया में घूम रहे हैं। हम मजाक भी लोग उठाते थे, हम भी चर्चा करते थे, हिंदुस्तान के लिए वक्त नहीं है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बच्चे मारे जा रहे हैं। पर जब 370 धारा हटी, आप देखिए जो पूरी दुनिया में उन्होंने विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। आज पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, और आज पता चला जब दुनिया के अंदर घूमे हैं उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। आज दुनिया हमारे साथ खड़ी है, चाइना हमारे खिलाफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने उस चाइना को बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है। आपने देखा होगा कि आप पहले की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स, हम भी मंत्री रहे, हम भी बड़ी बड़ी पोजीशनों पर रहे, पर हम लाइफ का पहले एंजॉय करते थे। हम मिनिस्टर हैं तो हम एंजॉय करेंगे, नीचे जो काम होता है होने दो। आप देखिए हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जिन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए, जिसने दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए, उसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। पॉलिटिशियन को नहीं बनाया। ऐसे ही नरसिम्हा राव जी ने कभी मनमोहन सिंह जी को बनाया, तो उन्होंने ऐसे लोगों को निकाल के जिम्मेदारी दी। अब जनरल रावत है, उनको 3 फोर्सेस का, एयरफोर्स, फौज, नेवी का चीफ बना दिया। तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो। हर उस व्यक्ति को जिसके अंदर एक हुनर है, जिसके अंदर एक्सपीरियंस है, जो राष्ट्र के लिए, उद्योग के लिए, सुरक्षा के लिए। अजीत डवाल है जो पाकिस्तान में सब्जी बेचते रहे 6 साल, राष्ट्र के लिए काम करते रहे। वो वहां उनकी जिंदगी भी खतरे में जा सकती थी, उनको अलग जिम्मेदारी दे दी। जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी उन्होंने दी, उन्होंने राष्ट्र की जिम्मेदारी पूरी संभाली। तो आज आप इस चीज का बिल्कुल फिक्र ना करो कि इंटरनेशनल तौर पे आज नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का नाम तो ऊंचा किया है, राष्ट्र की सुरक्षा भी मजबूत की है, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। हमने देखा है बेटा जी कि 2009 में जब ताज के ऊपर अटैक हुआ था, तो इंडिया में जो टूरिज्म रेट था उसके दूसरे साल वो बहुत नीचे आ गया था। लोग इंडिया में आने से डरते थे, टूरिस्ट लोग जो है। और टूरिस्ट एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि उससे जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। पिछले 5 साल में कुछ चेंज देख रहे हैं हम, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, टूरिज्म की बात अगर कहें, गुजरात तो एक नंबर पे है, और पूरे देश के अंदर जो मैं ये कहूँ कि क्योंकि जहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, जहाँ गोलियाँ चलती हैं, जहाँ रोज खून की नदियाँ बहती हैं, हम तो यहाँ न्यूज़ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में ज़्यादा फैलती है। और आपने देखा होगा कि जब 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, हम राजस्थान के अंदर हनुमान जी का एक मंदिर हर महीने मंगलवार या शनिवार जाते, वहाँ किसी ढाबे में रुक के खाना भी खाते, और वहाँ फॉरेनर भी बहुत आते थे। हमने उनको कहा फॉरेनर नहीं आते, कहते फॉरेनर आना बंद हो गया, ना बॉम्बे, ना गुजरात, ना दिल्ली, ना राजस्थान तो बहुत आते हैं। मैं कह क्यों? कहते 26/11 की घटना हुई, फॉरेनर डर गया। पर जिस राष्ट्र के अंदर बम ब्लास्ट होने बंद हो जाए, गोलियां चलनी बंद हो जाए, खून की नदियां बहनी बंद हो जाए, देश की सुरक्षा मजबूत हो जाए, तो फॉरेनर आके इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेगा? वहाँ का बिजनेसमैन आके यहाँ अपना पैसा क्यों नहीं लगाएगा? पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, सबसे बड़ा किया कि देश की चारों तरफ सुरक्षा, देश को हर व्यक्ति की सुरक्षा,
उनको मजबूत किया, और उसके कारण मुझे बिल्कुल लगता है कि आने वाला जो हमारा वक्त है वो बड़ा भारत के लिए एक अच्छा और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे आप नरसिम्हा राव जी के वक्त। आपका एक इलेक्शन का इंसिडेंस में आपका जब स्टडी कर रहा था तो इलेक्शन का मुझे एक इंसिडेंस आया जो है कि आपने कुछ गलत फॉर्म भर दिया था जानबूझ के। इलेक्शन में जो फॉर्म भरना रहता है, अच्छा, तो आपने जानबूझ के गलत फॉर्म भर दिया था। देखो, मैं राजनीति में जब आया तो पहली बात तो ये है कि राजनीति नाम बड़ा अजीब है। आपस में आप किसी से बात करते हैं, गुस्से में करते हैं, उसको जरूर कहते हैं अरे मेरे से राजनीति मत करना। कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या है? स्पीकर से पहले हमारी मैडम इंदौर की, तो मैंने सुना एक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तो बोल रहे अरे यहाँ राजनीति मत करना। कभी राजनीति का मतलब समझा? राजनीति का मतलब अच्छा नहीं है। और मैं पॉलिटिक्स में अगर आया था तो सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए आया था। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पर नरसिम्हा राव जी ने कहा कि चुनाव लड़ना है। पर जब आतंकवादियों ने कहा अगर बिट्टा चुनाव लड़ेगा तो बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने जाएगा हाथ काट देंगे। उस वक्त पंजाब हिंदुस्तान से टूटने वाला था, उस वक्त पंजाब में खालिस्तान बनने वाला था। हमने चुनाव इसलिए लड़ा बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए, क्योंकि काफी सालों से गवर्नर रूल था। हमने चुनाव लड़ा, हमारे ऊपर बम चले, पर हमने बम गोलियां खा करके जब पंजाब में अमन शांति कर दिया, उसी दिन फैसला कर दिया आज के बाद बिट्टा चुनाव नहीं लड़ेगा, अपना कर्तव्य पूरा करेगा। फिर टिकट मिला कांग्रेस की तरफ से, हमने फॉर्म को गलत भर दिया। हमने कहा हमने अपने मिशन को पूरा कर दिया। उसके बाद कोई चीफ मिनिस्टर देने के लिए तैयार रहा। चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह की शहादत के बाद नरसिम्हा राव जी, सुबह शपथ लेना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एसपी चौहान जाएंगे शपथ दिलाने चीफ मिनिस्टर की। हमने कहा हमारा काम नहीं, अब पूरे राष्ट्र के अंदर आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रभक्ति के लिए काम करेंगे। हमने राजनीति को उस वक्त त्याग दिया। आज राष्ट्रनीति होनी चाहिए जो चल रही है, राष्ट्रनीति, राजनीति का जो मैना है ये बंद होना चाहिए। जिस दिन हर पॉलिटिशियन के अंदर आ जाएगा राष्ट्रनीति, राष्ट्रनीति, हमारा भारत बहुत आगे जाएगा। राजनीति बहुत एक मैं समझता हूँ, मैं अच्छा नहीं मानता। बेटा जी, आपने हाईकोर्ट में एक हाईकोर्ट से परमिशन मांगी थी इच्छा मृत्यु के लिए, तो ऐसा तो क्या हो गया था कि आपको ये पोजीशन पे जाना पड़ा, ये स्टेप लेना पड़ा? देखो, मौत तो मेरी दोस्त है और मौत से मैं डरता नहीं, और एक दिन आनी है। मैं अपने आप को मेरे साथ 70 के करीब लोग शहीद हो चुके, जिसमें जवान भी, बच्चे भी, आते जाते लोग भी, और जीवन भी बोनस है। और मैं चलता फिरता बम भी हूं, कब अटैक हो, कहां हो, कुछ कहा तो नहीं जा सकता। जब जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर दिल्ली में ब्लास्ट किया, जिसमें 35 बेगुनाह लोग मारे गए, मेरा जख्मी हुआ, 60 के करीब लोग जख्मी हुए, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में आतंकवादी को बचाने के लिए सबसे बड़े हिंदुस्तान के लॉयर कपिल सिब्बल और के.एस. तुलसी पेश हो गए। जिस पार्टी का मैं मेंबर हूं वो पेश हो गए। ऊपर से जब पार्लियामेंट में हमला करने वाले आतंकवादियों को फांसी नहीं दी जा रही थी, और हमने राष्ट्रपति जी के पास, अब्दुल कलाम जी के पास, उन सारे शहीद परिवारों को जिन्होंने पार्लियामेंट बचा दिया, जिसने कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी उपराष्ट्रपति को बचा दिया जवानों ने, जब उनके कातलों को फांसी नहीं हो रही तो हमने फैसला किया राष्ट्रपति जी को मेडल लौटा देंगे। फांसी दे दोगे मेडल वापस कर देना, नहीं तो नेशनल म्यूजियम में रख देना। आने वाली जनरेशन देखे जिन जवानों में मौत का कफन बांध करके कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई सबको बचा दिया, और उनका हशर क्या है। तो मेरे पास एक आईबी के ऑफिसर आते, वो कहते मेडल मत लौटाना। मैं कह क्यों? कहता अगर मेडल लौटा दोगे सुरक्षा हट जाएगी, 93 की तरह, अगले दिन ब्लास्ट हुआ, मारे जाओगे। मैंने कहा मरना कबूल है, पर इन शहीद परिवार
मैंने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर और श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। मैं कहा मैं चलता फिरता बम हूँ, मरूंगा तो पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों को पहले की तरह ले डूबूंगा। मेरे जख्मी शरीर के अंदर जो भी मेरे शरीर के हिस्से हैं मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। जख्मी फौजियों को और गरीब परिवारों को मेरी वो किडनी, मेरा लीवर, जो भी मेरा है वो दे दो। मैं बेगुनाह लोगों का आप कत्लेआम नहीं दे सकता। आप लोगों की गलतियों से फिर बेगुनाह लोगों की जान जाएगी। मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। और इच्छा मृत्यु मांगना कोई गलत नहीं था। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने बहनों की सुहागों की रक्षा के लिए मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हुआ था। तो जो पिक्चर की आपने बात की, ये सारी चीजें आएंगी कि राजनीतिक आतंकवाद क्या होता है, वो गोलियों बम्बों से भी खतरनाक होता है, उसका रूप क्या होता है, वो जरूर आपको उसमें दिखाई देगा, जो मेरा जिंदगी में अनुभव है। आतंकवादी हमले जो है बेटा जी, वो देश में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कम कर देती है। बाहर से जो कंपनीज आती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो लोग एक बार सोचते हैं कि भाई ये आतंकवाद वाला देश है तो इसमें जाए या ना जाए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, अब वक्त बदल चुका है, भारत बदल चुका है, नए भारत का निर्माण हुआ है। ये गुजरात की धरती के, गुजरात के लोगों का तप है, सूरत के लोगों की जो सुबह शाम, इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, जो सूरत में, जो गुजरात में जिसने जन्म ले लिया, यहाँ आके अपना को वैसा ही हो जाता है। इन लोगों की दुआएं हैं। कोई शादियां कराता है, कोई शहीद परिवारों की मदद करता है, कोई ऋषि मुनियों को बुलाता है। मुझे नहीं मालूम सूरत की धरती में, इतिहास अभी भी पूछ रहा था यार, इस सूरत की धरती में है क्या, मुझे बता तो दो। ये लोग व्यापार दिमाग से करते हैं पर प्यार दिल से करते हैं, जो वो लोग हैं। बार बार ये धरती मुझे बुलाती है। तो जब ऐसे लोगों की दवाएं, हमारे कहते हैं ना गुरु नानक देव जी महाराज, उनका पंजाबी में एक लफ्ज है, किरत कमाई से लोगों की भी सेवा करो। ये वो लोग हैं। एक एक व्यक्ति, किसी का बड़ा कारोबार है, किसी का छोटा है, भूकंप आ जाए, कुछ भी आफत आ जाए, ये लोग तैयार खड़े हैं। ये लोगों की दुआएं हैं कि आज हमारा भारत कहाँ पहुंच चुका है, कहाँ भारत दुनिया में आज भारत का नाम हो चुका। अरे कभी अमेरिका के अंदर आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी को जाने की इजाजत नहीं थी, आज वहां का राष्ट्रपति हाथ पकड़ करके सुरक्षा घेरे को तोड़ करके निकला। जी किसका? नरेंद्र मोदी जी की इज्जत नहीं है, ये हमारा फक्र है भारतीयों का, ये आपका है, ये कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, हर भारतीय को फक्र होता है कि हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आज दुनिया में घूम रहा है। अगर ऐसा है तो इन्वेस्टर तो आएगा, व्यापार तो बढ़ेगा, बट टाइम तो लगेगा उसके लिए। इतने सालों का भारत, हम इस राष्ट्र में मौज मस्ती करते रहे, एंजॉय करते रहे। अब वक्त काम का है, उसको लेवल को लाने के लिए, हर सिस्टम को ठीक करने के लिए वक्त तो जरूर लगेगा। मैं मानता हूं कि इकोनॉमिकली आज कि लोगों से सुनता हूं कि हालात अच्छे नहीं हैं, पर उस लेवल पे लाने के लिए वक्त तो लगेगा। जो हमने तो देखो एक दिन जाना है, पर हमारे बाद की जो जनरेशन है उसको एक नया भारत जरूर मिलने वाला है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। एक्चुअली मोदी जी ने जो किया है वो हमको दिख रहा है इसमें जो है। इससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बताओ तो इन्वेस्टमेंट्स में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट्स अगर आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनेंगे यहाँ पे, तो हमारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। जो हमारे पिछले पैनल में भी डिस्कशन हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से होगा, तो इन्वेस्टमेंट जो है उससे ही हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सेकंड थिंग इज़ कि टूरिज़्म, तो अगर शांति है इंडिया में, तो हम लोग सुबह ही पिताजी के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैंने उनको पूछा कि भाई इसमें जो है वो टूरिज़्म जो है इसको आप कैसे देखते हो। तो बोले एक काम करो, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देखते हो। तो उन्होंने एक चीज़ बताई मुझे बोले आप मेरा एडवाइज़र हो, मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है और मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। एक, नोएडा में मैं फैक्ट्री डाल दूँ कि जहाँ पे मुझे 5 साल तक 1 रुपया भी टैक्स ब्रेक नहीं मिलने वाला है, राइट फ्रॉम डे 1 मुझे टैक्स भरना है, और वहाँ पे शांति है। सेकंड ऑप्शन उन्होंने दिया है कि झारखंड है कि जहाँ पे मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने के बाद में 5 साल तक टैक्स ब्रेक मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पे शांति नहीं है।
तो बोले आप मेरे एडवाइज़र हो तो क्या आप सजेस्ट करोगे? तो मैंने बताया कि नोएडा है डेफिनेटली, क्योंकि मुझे तो जो है मैं एज एडवाइज़र आपको शांति वाली प्लेस बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि यही चीज़ जो है ये फॉरेनर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनके पास में कंट्री का ऑप्शन रहता है, तो ये चीज़ देखते हैं कि कौन सी कंट्री आतंकवाद से फ्री है, टेररिस्ट फ्री है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट 5 years कि जब उरी का जो अटैक हुआ तो उसके बाद में जो है पाकिस्तान को लिटरली मालूम पड़ गया कि भाई नहीं, ये अब मोदी जी से हम लोग मस्ती नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ न्यू इंडिया एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर अ $5 trillion इकोनॉमी। सो द एंटायर पर्पज ऑफ हैविंग बिट्टा जी हियर इज कि ये $5 trillion इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है टेररिज्म जो है। थैंक यू बिट्टा जी, आपका टाइम देने के लिए। जय जय गणपति साहब।